सऊदी अरब के एक धनी परिवार में पैदा हुए ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद दुनिया भर में चर्चा में आए। इनके पिता मोहम्मद बिन लादेन के 52 बच्चों में से वे 17वें स्थान पे थे। मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के अरबपति बिल्डर थे, जिनकी कंपनी ने देश की लगभग 80% सड़कों का निर्माण किया था। लादेन कोई छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनकी फैमिली मिलियनर्स नहीं बल्कि बिलियनियर्स मानी जाती थी। ओसामा के पिता के कनेक्शन डायरेक्टली सऊदी के प्रिंस से थे। ओसामा बिन लादेन कोई अनपढ़ नहीं था, बल्कि उसने इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अमेरिका ने ही 1980s में मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की ISI को एड के रूप में पैसे दिए थे, और पाकिस्तान ने इन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी ताकि ये मुजाहिदीन अफगानिस्तान में जाकर रशिया और PDPA की गवर्नमेंट से टक्कर ले सके। अमेरिका ने एक गलत बीज बोया ओसामा बिन लादेन के रूप में, जिसके कारण ही 9/11 अटैक्स हुए 2001 में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे एक बिलियनर फैमिली का लड़का ओसामा बिन लादेन बन जाता है। ओसामा बिन लादेन के पिता 1930s में लेबर के रूप में यमन से सऊदी अरेबिया में माइग्रेट करते हैं। कुछ सालों के बाद वो अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हैं, जिसका नाम था सऊदी बिन लादेन ग्रुप। और जब अर्ली 1960s में सऊदी के ऊपर डेब्ट बढ़ता जा रहा था, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी सऊदी अरामको और बाकी इंटरनेशनल बैंक्स, इन सभी ने सऊदी को पैसे देने से मना कर दिया था। और उस समय सऊदी के किंग और उनका भाई फैजल के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। और इसको देखते लादेन के पिता सऊदी के किंग को कन्विंस करते हैं कि वो स्टेप डाउन कर जाएं, और फिर फैजल बनते हैं सऊदी के नए किंग। बट फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए जो लादेन के पिता हैं, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक सारे सिविल सर्वेंट्स की सैलरी अपनी जेब से देते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो प्रिंस फैजल होते हैं वो लादेन के पिता से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, और इसके बाद सऊदी के जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बिन लादेन ग्रुप को दे दिए जाते हैं। बट इसके कुछ ही सालों के बाद यानी 3 सितंबर 1967 को लादेन के पिता प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। और इस वक्त ओसामा बिन लादेन की एज सिर्फ 13 साल थी, जिसके 4 साल के बाद ही लादेन की शादी करवा दी जाती है। और अपनी शादी के बाद लादेन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जेडा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जाते हैं, और यहाँ लादेन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हैं। और ये टाइम लादेन की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर लादेन को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक्सट्रीम रिलीजियस स्टडीज भी करवाई गई थी, जो कि सैयद कुतुब और अब्दुल्ला आजम, जो कि मिलिटेंट लीडर्स थे, उनके द्वारा डिजाइन करी गई थी। उस समय वहां एक टीचर पढ़ाया करता था जिसका नाम था अब्दुल्ला आजम, जो कि आगे चलकर अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम बनता है, जिसको आज भी लोग फादर ऑफ ग्लोबल जिहाद के नाम से जानते हैं। और इस आदमी ने ही लादेन को बिलियनियर से टेररिस्ट बनाया। तो अब आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी टांग अड़ाते हैं, और कैसे लादेन इस सब में घुसता है और वर्ल्ड को ओसामा बिन लादेन एज अ टेररिस्ट मिलता है। तो साल था 1978 और अफगानिस्तान में PDPA की सरकार थी। और PDPA ने इस वक्त काफ़ी चेंजेस किए, जैसे कि गर्ल्स पे घूमने की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, स्कूल से रिलीजियस टेक्स्ट बुक हटा दी, और भी कई सारे चेंजेस किए जिसने रिलीजियस लीडर्स की पावर को काफ़ी कम कर दिया। और इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर यानी 1979 के अंदर ये लोग लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसका मतलब ये था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन किसी दूसरे को दे देगा जिसके पास कम ज़मीन है। और ये चीज़ इतनी एग्रेसिवली शुरू करी गई थी कि जुलाई 1979 आते आते अराउंड 16 लाख एकर्स ऑफ लैंड अमीरों से लेकर गरीबों को दे दिया गया। और ये बात ऑब्वियसली रिच लोगों को और रिलीजियस लीडर को तो पसंद आनी नहीं थी, और इससे वहां पर लोगों में ये थिंकिंग डेवलप होने लगती है कि ये गवर्नमेंट इस्लामिक लोगों के खिलाफ है। और इस बात के चलते अफगानिस्तान में लोग PDPA की सरकार को हटाना चाहते थे, और धीरे धीरे वहां छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर्म होने लगे, जिनको मुजाहिदीन कहा जाने लगा। मुजाहिदीन का अरेबिक में मतलब होता है रक्षक यानी प्रोटेक्टर। और 1980 के अंदर ये मुजाहिदीन 27 में से 25 सिटीज में अपना दबदबा जमा लेते हैं। पर ये ऐसा इतना ईजिली कैसे हो रहा था? और यहीं USA पिक्चर में आता है। अफगानिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट दे डिडंट हैव द पावर टू एक्सट्रैक्ट इट। मतलब अफगानिस्तान पूरी नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ है, और इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये उन चीज़ों को, उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। वहाँ पहले से ही सोवियत यूनियन PDPA को समर्थन दे रहा था, और अमेरिका सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में घुसने नहीं देना चाहता था।
इसीलिए फिर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान में मिलिटेंट्स को ट्रेन करके अफगानिस्तान भेजता है, सो दैट कि ये मिलिटेंट्स वहां जाकर सोवियत यूनियन से टक्कर लें। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही थी, क्योंकि वहां पहले तो पीएम को असैसिनेट कर दिया जाता है उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। फिर सोवियत यूनियन कुछ टाइम बाद उसे मारकर अपना एक पपेट बिठा देती है पीएम के रूप में, और वहां लोगों को यह बताया जाता है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की हेल्प कर रही है एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करने में। और ये देखकर अमेरिका का दिमाग खराब हो जाता है और वो तेजी से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को प्रमोट करना चालू कर देता है। और फिर यहां से एंट्री होती है ओसामा बिन लादेन की। साल 1984 में अब्दुल्ला आजम, वही मास्टर जो कि उनके साथ कॉलेज में था, उनके साथ मिलके मकतब अल खिदमत शुरू करता है, जो कि एक ब्यूरो है। और इस ब्यूरो का काम था मुजाहिदीन को ट्रेन करना, उनके लिए फंड्स जमा करना, ताकि ये लोग पीडीपीए की आर्मी के साथ लड़ पाएं। बट ये सब उतना सफल साबित नहीं हो रहा था, और इसी के चलते ओसामा बिन लादेन 1986 में अफगानिस्तान में अलग अलग जगह ट्रेनिंग कैंप शुरू करता है, जहां पर वो खुद इन लोगों को ट्रेन और कमांड करता है। और ये लोग सिर्फ अफगानिस्तान के ही नहीं थे, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज जैसे सीरिया, इजिप्ट और अरेबिक आर्मी के लोग थे। और फिर ये लोग सोवियत यूनियन पे हमला करते हैं। और ये सब हो कैसे पा रहा था? पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान अमेरिका से एड लेकर ओसामा को देता था, और ये बात खुद पाकिस्तान के पीएम ने एक इंटरव्यू में कही थी, जिसमें पीएम परवेज मुशर्रफ ने मुजाहिदीन और ओसामा को देश का हीरो बताया। ओसामा धीरे धीरे काफी वेल प्लान्ड बनने लगा। ऐसे ही उसने अपनी आर्मी को अलकायदा का नाम दिया, जिसको अरेबिक में बेस बोलते हैं। और यूएसए, सऊदी अरेबिया और चाइना से पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से इन मुजाहिदीन को 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की एड मिल गई थी। और 1989 तक ये मुजाहिदीन सोवियत यूनियन को इतना परेशान कर देते हैं कि सोवियत यूनियन अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से पीछे खींच लेता है। तो अब जानते हैं कि ओसामा और अमेरिका के बीच ऐसा क्या हो जाता है कि ये मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस सब के लिए हमें कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स को जानना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि अमेरिका और ओसामा की लड़ाई और 9/11 क्यों हुआ। तो ये बात है 1990 की, जब अल्जीरिया में मुजाहिदीन और गवर्नमेंट ऑफ अल्जीरिया के बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, और यूएसए यहाँ पर अल्जीरियन गवर्नमेंट की मदद करता है और मुजाहिदीन यहाँ पर बुरी तरह से हार जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड इवेंट की, जब इराक कुवैत पर अटैक कर देता है और ओसामा सऊदी के प्रिंस को अपने मुजाहिदीन यूज करके इराकी फोर्सेस से लड़ने के लिए लेटर लिखता है। बट यहाँ पर फिर यूएसए पिक्चर में आता है और सऊदी यूएसए की मदद ले लेता है। और ये बात ओसामा को पसंद नहीं आती है कि उसकी इस्लामिक जमीन को बचाने के लिए बाहर की कंट्री की मदद ली जाती है। और जब लादेन इस बात को पब्लिक में आकर बोलता है तो मजबूरन सऊदी लादेन को हाउस अरेस्ट में डाल देती है, क्योंकि सऊदी अपने रिश्ते अमेरिका से खराब नहीं करना चाहती थी। अब नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो ओसामा को अमेरिका का मुस्लिम्स को लेकर बर्तावा कभी से ही ठीक नहीं लगा था, और ऐसा कई इंटरनेशनल अफेयर्स में देखा गया था जहां यूएसए ने मुस्लिम कम्युनिटी को बैडली इफेक्ट किया। जैसे कि जो इजराइल और पैलेस्टीन में प्रॉब्लम थी, उसमें भी यूएस ने इजराइल का साथ दिया, और लेबनान के अंदर अमेरिका मुस्लिम्स के अगेंस्ट ज्यूज को सपोर्ट कर रहा था, और सोमालिया में मुस्लिम्स के ऊपर यूएस ने अटैक करा था। और जब भी कश्मीर की बात आती तो यूएस इंडिया का साथ देता है। और इराक के अंदर जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो उसकी वजह से लाखों बच्चे भूखमरी और बीमारी की वजह से मर गए। और इन सब चीज़ों के लिए ओसामा यूएस को ही जिम्मेदार मानता था, और इस सब के लिए ओसामा ने फतवा भी जारी किया, और इसके अंदर अमेरिका को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया। और लादेन काफ़ी जगह और भी पब्लिक अनाउंसमेंट्स में यह कहता है कि अमेरिका बहुत ईजी टारगेट है और इस सब का अंजाम अमेरिका को जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद 1999 में एफबीआई ओसामा को टॉप 10 वांटेड लिस्ट में डाल देती है, बट यूएस लादेन को रोक नहीं पाती, और 11 सितंबर 2001 में 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया जाता है, और इसमें से 2 प्लेन्स यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर दिए जाते हैं। एक प्लेन पेंटागन बिल्डिंग के अंदर और एक प्लेन पेंसिल्वेनिया के ओपन फील्ड में क्रैश कर दिया जाता है। इसके बाद 2 दिन तक यूएस में फ्लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। 4 दिन तक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाता है, और यह पहली बार हुआ था कि ये अटैक लोग टीवी पर लाइव देख रहे थे। और इसके बाद अलकायदा को, जिसको इससे पहले काफी कम लोग जानते थे, वो सबकी नजरों में आ गया। इसके बाद अमेरिका तालिबान से, जो उस समय अफगानिस्तान को रूल कर रहा होता है, उससे ओसामा को मांगता है, बट तालिबान मना कर देता है। इसके बाद लाइफ में पहली बार नेटो अक्टूबर 2001 में आर्टिकल 5 इन्वोक करता है, जिसके बाद सारी इलाइट कंट्रीज को अफगानिस्तान इन्वेड करने की परमिशन मिल जाती है। और अब अमेरिका 9/11 अटैक्स को कारण बताकर अफगानिस्तान में फोर्सेस को उतारता है, और पूरे वर्ल्ड को ये बताता है कि अमेरिका अलकायदा को खत्म करने और सारी कंट्रीज को इनसे बचाने के लिए ये ऑपरेशंस कर रहा है।
और इसके बाद यूएसए पैट्रियट्स एक्ट को लागू करता है पार्लियामेंट में, और जिससे वो अपने ही सिटीजन्स के ऊपर स्पाई यानी जासूसी कर सकता है। यानी आपके लैपटॉप्स के कैमरे से लेकर आपके फोन कॉल्स, ये सब यूएस गवर्नमेंट स्पाई कर सकती थी। और इस चीज पे एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है स्नोडेन, जहां एक बंदा इस चीज को एक्सपोज कर देता है। लादेन यूएसए को काफी हल्के में लेता है और वो ये सोचता है कि 9/11 अटैक्स के बदले में अमेरिका उसके कुछ बेस या कैंप्स को ही निशाना बनाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। और 2011 में यूएसए ओसामा को ढूंढ लेती है पाकिस्तान के अबोटाबाद में, जिसके बाद यूएस नेवी सील का एक ऑपरेशन होता है और ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट कर दिया जाता है।